ज़ुबैर, आपसे शुरू करता हूँ। मुझे ये बताइए कि ये जो तासुर है जो दिया जा रहा है कि देखें जी डन एंड डस्टेड है, इमरान खान का मामला तो ख़त्म, ये तो तय हो गया, अब 9 मई के बाद तो अब कोई वापसा नहीं है, ना इंस्टीट्यूशन पीछे जा सकता है, उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। तो अब तो आगे की बातें हम कर रहे हैं। सारे लोग कह रहे थे कि जी देखिए इसीलिए दुबई में इतनी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई, अगरचे आई डोंट नो कि वो फैमिली गेट टुगेदर था कि सियासी मुलाकात थी, क्योंकि ज़रदारी साहब भी साहबजादे के साथ गए, मियाँ साहब भी साहबजादी के साथ आए, तो लुक और वो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि वहाँ कोई ऐसी बात हुई नहीं, वो तो वैसे ही बैठे थे, मुलाकात कोई थी नहीं। सो ऑब्वियसली फिर पॉलिटिकल बहस नहीं होगी। लेकिन क्या आप लोग ये अनकंडीशनल सपोर्ट को गारंटी समझ के बैठ गए? अनकंडीशनल सपोर्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, कि वो कहते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशन का कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट हो गया है खान साहब के साथ और पीटीआई के साथ, तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सवाए इसके कि हमें भरपूर हमारा बोझ उठाएं और हमें सपोर्ट करें। हेट्रेड के लाइक कॉन्फ्लिक्ट विद वन ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर गया। इसके दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो यह है कि बिल्कुल सही बात है कि पीटीआई ने जाहिर है आर्मी के खिलाफ जो भी हुआ 9 मई को और 10 मई को एक फिजिकल अटैक किया और उसके जाहिर है रिएक्शन हुआ, क्रैकडाउन हुआ ज़बरदस्त तरीके से, और क्रैकडाउन के नतीजे में पीटीआई जस्ट फोल्डेड, मतलब उसकी टॉप लीडरशिप और बहुत से दूसरे लोग जो थे वो बिल्कुल पीछे चले गए। अब उसमें जब वो पीछे चले गए तो जाहिर है पीटीआई की एबिलिटी टू रन अ कैंपेन फॉर एग्जांपल इन द नेक्स्ट इलेक्शन, तो बहुत ही सब मेरा ख्याल है एग्री करेंगे कि इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ कि उनको कैंडिडेट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इस वक्त तो वो तितर बितर हुई हुई है और उनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इस वक्त, जैसे मैं देख रहा हूँ या मोस्टली लोग देख रहे हैं। ये नहीं है कि उसकी स्पोर्ट बेस अरोड हो गई है, ये नहीं मैं कह सकता कि स्पोर्ट बेस अरोड हो गई है। आपको जो लोग मिलते हैं वो अभी भी जो पीटीआई के साथ थे जनरली मोर और लेस उनके साथ हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि पीटीआई वाइप आउट हो गई है। बट क्या उसकी लीडरशिप उस तरह से कैंपेन करने के लिए तैयार है? वो सब लोग ऑन बोर्ड? नहीं, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या वो कॉन्फ्लिक्ट उन इंस्टीट्यूशन का और इमरान खान का कॉन्फ्लिक्ट, क्या वो अब ऑटोमेटिकली ये समझ ले, आप लोग ये कन्विंस हो गए हैं कि भाई अब अगर उधर इख्तलाफ है तो इधर मोहब्बत ही मोहब्बत है? थोड़ा बहुत तो ये नेचुरल है कि जाहिर है अगर आपने उन फौज के साथ उन्होंने जिस किस्म का एक फड्डा किया उसके नतीजे में पीटीआई को नुकसान तो बहुत हुआ है, और अगर पीटीआई को नुकसान हुआ है तो पीटीआई हमारी एक राइवल पॉलिटिकल पार्टी थी, हमें फ़ायदा हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उसका वक्त ऐसा है कि वो इलेक्शन होने से चंद माह पहले ये सब कुछ हुआ है, तो बिल्कुल पीएमएलएन की थिंकिंग ये है। लेकिन हम अपने हुकूमत में आने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए एस्टेब्लिशमेंट पर या मिलिट्री पर थोड़ी नहीं डिपेंड कर सकते हैं, हमें तो अपने वोट तो लेने पड़ेंगे। डिपेंड तो आप कर रहे हैं, डिपेंड तो आप कर रहे हैं। तो इमरान खान तो आपसे गिरते नहीं थे, इमरान खान का सारा फड्डा दूसरी तरफ पड़ गया, आपके लिए तो आसान काम तो हो गया ना, आपका तो सारा बोझ। तो हमने तो नहीं कहा था ना, हाँ नहीं तो हमने तो नहीं उसको कहा था कि भाई आप फड्डा कर ले ताकि हमें फायदा हो जाए। तो जब आपने खुद प्लेट में रख के दे दिया तो हम उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम क्यों नहीं वो फायदा उठा? वैसे से पूछते हैं जुबैर साहब, वैसे कोई फैसला हुआ है नाम का कि, और बताना नहीं है कि नाम भी फाइनल नहीं हुआ? और दूसरा मेरा सवाल आपसे पहले था, अभी बड़ी मुफ्ती साहब ने भी बात की कि जी वहाँ पे जो सऊदी मिले आप दुबई में, मुझे एक बात बताएं, वैसे मियाँ साहब भी वहाँ से लंदन से दुबई आ गए, मरियम यहाँ से चली गई, फिर ज़रदारी साहब पहुँच गए, फिर बिलावल भुट्टो साहब पहुँच गए, तो जैसे अब्दुल्ला साहब ने कहा कोई पिकनिक तो नहीं हो रही थी, पॉलिटिक्स ही डिस्कस हो रही थी ना। तो रिगार्डलेस के राना सनाउल्लाह ने क्या कहा कि जी कोई ख़ास बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट मीटिंग थी। तो आप लोगों ने क्या बस फारिग कर दिया मौलाना फजल रहमान साहब को, बिकॉज यू डोंट नीड हिम नाउ, ना उनके बंदे चाहिए आपको कश्मीर हाईवे ब्लॉक करने के लिए, ना उनके बंदे चाहिए आपको शहरों को ब्लॉक करने के लिए, तो आपने फारिग कर दिया मौलाना साहब को? अच्छा, मुफ्ती साहब ने जो अभी बात की थी उसमें मैं एहतराम के साथ डिसएग्री करूंगा कि जब पीटीआई का दौर था और वो सब चोर चोर हमें कह रहे थे,
तो हम छुप गए थे और हम जवाब देने के काबिल नहीं थे। मेरा ख्याल है अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो इतने जो PMLN के खास तौर पर ऊपर से लेके नीचे तक सब पर जो स्टेट ऑपरेशन शुरू हुआ था वो किस सिलसिले में शुरू हुआ था? इसलिए शुरू हुआ था कि जबान बंद करनी थी, इसलिए शुरू किया था कि ताकि वो जवाब देने के काबिल ना हो। तो हम तो बिल्कुल खड़े थे और पूरे दौर में 3.5 साल मुकाबला करते रहे, चाहे वो उसके लिए कितनी भी अजियत उठानी पड़े। सो आई थिंक मौलाना साहब ने अपना रोल प्ले किया था, मैं उसको डिनाई नहीं करता JUIF ने, बट टू से कि जी चोर चोर कहते थे तो हम बिल्कुल चुप हो गए थे। हम कोई चुप नहीं हुए थे पूरे 3.5 साल में, और मालिक मेरा ख्याल है आप भी उसकी गवाही देंगे कि हम बिल्कुल बोलते थे। दूसरी बात यह है कि दुबई में जो बैठक हुई है, देखिए आजकल हमारी आप गवाही ना ही मांगे तो बेहतर है, क्योंकि आजकल जो हमारे साथ भी हो रहा है वो भी माशाल्लाह उस जमाने से कम नहीं हो रहा। एनीवे आगे चलें। एनीवेज ठीक है, वो आपका अपना रोल है, आप जरूर रोएं उसको, मतलब मैं तो नहीं कुछ कह सकता, बट उसमें आप बराबर के शरीक हैं जुबैर साहब, उसमें आपकी गवर्नमेंट बराबर की शरीक है, इससे अपने ऊपर से चले मैं उस पर आता हूँ, मैं जी अच्छा मैं उस पर आता हूँ। मैं जो दुबई में बात कर रहा था, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। आम पाकिस्तानी को ऐसा तासुर देना कि फ्यूचर के फैसले पाकिस्तान के हवाले से वहाँ दुबई में हो रहे थे, ऐसे ही तासुर है ना कि मिसाल के तौर पर कि ये इलेक्शन का टाइम क्या होगा, कब होने चाहिए इलेक्शन, और वजीर आजम कौन होगा और केयर टेकर कौन सी होगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री अलाउ करती है PMLN को या पीपल्स पार्टी को डिसाइड करना कि जी इलेक्शन कब होंगे। इलेक्शन का तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, पीपल्स पार्टी या PMLN तो फैसला नहीं करेगी कि कब होने उसको इलेक्शन। अगर वो अगस्त की नॉर्मल तारीख पर क्लोज होते हैं, असेंबली जब अपना टेन्योर पूरा करती है तो 2 महीने के बाद इलेक्शन होंगे अक्टूबर, अगर उससे पहले डिसॉल्व होती है तो फिर दिसंबर में होंगे, नवंबर में होंगे। सो हमारे पास तो कोई राइट नहीं है कि इससे हम आगे पीछे जा सकें। दूसरी बात यह है कि वजीर आजम कौन होगा। वजीर आजम तो जाहिर सी बात है जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेगी और वो 100 नहीं, मैं केयर टेकर की बात कर रहा हूं, मैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। हाँ केयर टेकर की बिल्कुल, देखिए ना केयर टेकर का जो प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्ट करने का तरीका है उसमें लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अच्छा, राजा रियाज साहब डिसाइड करेंगे? सीरियसली राजा रियाज साहब डिसाइड करेंगे और शहबाज शरीफ डिसाइड करेंगे कि यार खुदा का खौफ करें, ना करें, वी आर लाइव ऑन एयर है, ना करें जुबैर साहब। मतलब आप अपनी हंसी खुद नहीं रोक पाते। मतलब क्या मैं बताता हूँ कौन करेगा। आपकी जरदारी साहब होंगे, मियां साहब होंगे, मौलाना साहब क्लियर नहीं होंगे, इनका मशवरा फिर अप्रूव होगा इस्लामाबाद के करीब से, तभी डिसाइड होगा। राजा रियाज बेचारे को क्यों बीच में लाके ख्वार कर रहे हैं? अच्छा लेट मी स्टेट, मैं आपकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर मुझे हंसी आई थी कि आइन के मुताबिक बड़ा क्लियर है, शहबाज शरीफ तमाम ट्रेजरी बेंचेस को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि तमाम। सर वो कागजी कार्रवाई छोड़ें, वो मैं आपसे नहीं पूछ रहा, वो मुझे भी पता है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन है, लेकिन अगर आप राजा रियाज साहब को ये मुझे कहेंगे कि मैं उनको प्रैक्टिकली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मान लूं तो बस फिर छोड़ दे, फिर तो बहस ही खत्म हो गई ना। आप मुझे दिल पे हाथ रख के कह दें कि आप राजा रियाज साहब क्या